प्यारे बच्चों, हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विशेष चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो बच्चों, जल्द से जल्द आप लोग जो है अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन इस सेट का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। ए है 1842 ईस्वी से, बी है 1860 ईस्वी से, सी है 1858 ईस्वी से और डी है 1862 ईस्वी से। तो बच्चों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा, बिहार में जो है रेल परिवहन का सबसे पहले जो शुरुआत हुआ वह 1860 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन जो है आपका बी है। इसका सही ऑप्शन बी है। बच्चों, ये समझ लीजिए, बिहार में रेल परिवहन का विकास ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार गंगा के किनारे होते हुए कोलकाता तक जो है रेलवे लाइन बिछाई थी। तो समझ लिया बच्चों, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 1860 ईस्वी से। यह बी ऑप्शन आपका सही है। यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का कौन सा तरीका सही नहीं है। कह रहा है क्या कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का कौन सा तरीका सही नहीं है। ये है भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, बी है भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना और सी है गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना और डी है भगवान भरोसे बैठे रहना। तो क्वेश्चन ये आपका था कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का कौन सा तरीका सही नहीं है। तो सही तरीका ये है, ऑप्शन डी है भगवान भरोसे बैठे रहना। यह जो है ऑप्शन जो है भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का सही तरीका नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन कौन हुआ? डी हुआ, भगवान भरोसे बैठे रहना। तो डी ऑप्शन आपका सही हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। एक बार क्वेश्चन फिर समझ लीजिए। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ए है दूरबीन, बी है इंफ्रारेड कैमरा, सी है हेलीकॉप्टर और डी है टेलीस्कोप। तो बच्चों, एक बार फिर ऑप्शन समझ लीजिए कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ए है दूरबीन, बी है इंफ्रारेड कैमरा और सी है हेलीकॉप्टर, डी है टेलीस्कोप। तो बच्चों, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा इंफ्रारेड कैमरा। यह ऑप्शन बी आपका सही है, इंफ्रारेड कैमरा। मलबे के नीचे दबे हुए जो है लोगों को पता लगाने के लिए किस कैमरा का उपयोग किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सुनामी किस स्थान पर आता है। बच्चे, एक बार फिर समझ लीजिए, सुनामी किस स्थान पर आता है। ए है स्थल, बी है समुद्र, सी है आसमान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी किस स्थान पर आता है? यह इसका ऑप्शन सही ऑप्शन बी है, समुद्र में आता है। हाँ, सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में आता है। बच्चों, यह आप लोग जान लीजिए, सुनामी जो है एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी किस प्रकार का आपदा है? यह प्राकृतिक आपदा है। यह जो है महासागरों में जो है आता है। कहाँ आता है? यह काफी विनाशकारी होते हैं। तो आपने समझ लिया कि सुनामी किस स्थान पर आता है? तो समुद्र में आता है। अगला क्वेश्चन देखता है, क्वेश्चन नंबर 5। आग से जलने की स्थिति में क्या कह रहा है? क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। क्वेश्चन है कि अगर आपका जो है हाथ पैर कुछ जल गया हो तो सबसे पहले आप उसका क्या उपचार करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। तो ए है ठंडा पानी डालना, बी है गर्म पानी डालना,
सी है अस्पताल पहुंचाना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ठंडा पानी डालना। इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? तो ठंडा पानी डालना। आपने समझ लिया बच्चों कि अगर हाथ पैर कोई भी अंग जल जाए तो सबसे पहला जो उपचार हम लोगों का होना चाहिए वह उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में, क्या है? बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ए है अग्निशामक यंत्र को बुलाना, बी है दरवाजे खिड़कियां लगाना, और सी है आग बुझने तक इंतजार करना, और डी है इनमें से कोई नहीं। फिर एक बार समझ लीजिए तो बच्चों कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। सबसे पहला हम लोगों का क्या तरीका है कि अग्निशामक यंत्र को जल्द से जल्द बुलाया जाए। तो बच्चों आपने समझ लिया कि बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। तो इससे आप आगे का क्वेश्चन हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। फिर एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, सी है टावरों की ऊंचाई में कमी, और डी है इनमें से कोई नहीं। फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है, यह है केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, और सी है टावरों की ऊंचाई में कमी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा केबल का टूट जाना। ऑप्शन सी ए जो है इसका सही ऑप्शन है, केबल का टूट जाना। समझ लिया बच्चों। अब हम जो है अगला क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 को देखते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। समझ लिया बच्चों, क्या कह रहा है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, ये है सार्वजनिक टेलीफोन, बी है मोबाइल, सी है बाकी टाकी, और डी है रेडियो। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों? इसका सही ऑप्शन है सार्वजनिक टेलीफोन। इसका ये ऑप्शन जो है सही है आपका, सार्वजनिक टेलीफोन। समझ लिया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सुदूर संवेदी उपग्रह जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? ए है दूर संचार के लिए, बी है मौसम विज्ञान के लिए, सी है संसाधनों की खोज के लिए, और डी है दूरदर्शन के लिए। फिर एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। सुदूर संवेदी उपग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, किस लिए क्या होता है? तो ये है दूर संचार के लिए, बी है मौसम विज्ञान के लिए, और सी है संसाधनों की खोज के लिए, और डी है दूरदर्शन के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या है बच्चों? इसका सही ऑप्शन होगा मौसम विज्ञान के लिए। इसका बी ऑप्शन सही है, इसका बी ऑप्शन सही है, मौसम विज्ञान के लिए होता है। समझो बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? क्या कह रहा है कि हम लोग जो है यहाँ पे खोजना है कि प्राकृतिक आपदा इस निम्न में कौन है। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, और सार्वजनिक दुर्घटनाएं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? तो इसका सही ऑप्शन सी है भूकंप। क्या है? इसका सही ऑप्शन है भूकंप। समझ लिया बच्चों, इसका सही ऑप्शन है भूकंप। हाँ, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप जो है आपका प्राकृतिक आपदा है। जो प्रकृति में जो है के द्वारा जो घटना घटित होता है उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे आग लगना, यह तो आम बात है, यह मानव के द्वारा होता है। बम विस्फोट यह भी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह भी मानव के द्वारा जो है विस्फोट होता है। और भूकंप यह जो है प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि यह प्रकृति में जो है घटित होता है।
और रासायनिक दुर्घटनाएं, यह भी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो समझ लिया बच्चों, यह क्वेश्चन आपका क्वेश्चन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर देखिए, भूकंप संभावित क्या है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भावनाओं की आकृति कैसी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र में ज्यादा भूकंप आते हैं वहां पर जो है भावनाओं की आकृति कैसी होनी चाहिए। हाँ, ए है अंडाकार, बी है त्रिभुजाकार, सी है चकोर और डी है आयताकार। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसका सही ऑप्शन होगा आपका तो डी है आयताकार। हाँ, आपने समझ लिया कि भूकंप संभावित वाले क्षेत्रों में भावनाओं की आकृति कैसी होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए। समझ लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 पर देखते हैं, भूस्खलन, भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है। क्या कह रहा है कि कोई आदमी मान लीजिए भूस्खलन, भूस्खलन का मतलब है जहां मिट्टी खिसकता है। हाँ, उसको हम लोग क्या आता है, तो ढलानों पर मिट्टी खिसक जाता है। तो भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलानों पर यानी ऊंचाई पर मकानों का निर्माण किया है, इसके बारे में आपको बताना है कि क्या उचित होगा। ए नंबर है उचित है, क्या उसने मकान बनाया उचित है, बी है अनुचित, सी है लाभकारी और डी है उपयोगी। तो इसका सही ऑप्शन बच्चों क्या होगा, तो अनुचित है। क्या बोलते हैं, भूस्खलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकानों का निर्माण करना अनुचित है। समझ गया बच्चों, क्योंकि भूस्खलन के द्वारा जो है मिट्टी खिसकता है, तो उतनी ऊंचाई पर अगर आप मकान बनाएगा तो मकान आपका जो गिर सकता है, इसलिए उतनी ऊंचाई पर मकान बनाना जो है वह अनुचित है। समझे बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में क्या कह रहा है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। फिर एक बार समझ लिए, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जहाँ पर जो है सुनामी बार बार आता है तो मकान जो है हम लोगों को किस क्षेत्र में बनाना चाहिए। ए है समुद्र तट के निकट, बी है समुद्र तट से दूर और सी है समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों कि सी है समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर मकान बनाना चाहिए। फिर एक बार समझ लीजिए, सुनामी और प्रभावित क्षेत्रों में जहां सुनामी बार बार आते हैं वहां पर मकान कहां बनाना चाहिए, तो समुद्र तट के निकट ऊंचाई पर बनाना चाहिए। समुद्र तट से दूर, कहां पे, दूर पे, ऊंचाई पर बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। क्या समझा बच्चों, जब बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा हानि किसको होता है, तो ये है फसलों को, बी है पशुओं को, सी है भवनों को और डी है उपयुक्त सभी को। मैंने जितना भी इसमें ऑप्शन दिया गया है सभी को जो है क्या करता है, अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो क्या इसका ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन इसका डी होगा, तो उपयुक्त सभी को। मतलब बाढ़ आने पर जो है सभी को जो है बहुत ज्यादा हानि होती है। तो बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अब हम जो है इससे आगे के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ जो है अगला क्वेश्चन पर बातें करते हैं। यह क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 15 है, कृषि सुखाड़ होता है। क्या क्वेश्चन है बच्चों, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, बी है मिट्टी की नमी के अभाव में और सी है मिट्टी के क्षय के कारण और डी है मिट्टी की लवणता के कारण। तो बच्चों फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छी तरह से, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण और मिट्टी की लवणता के कारण। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा कृषि सुखाड़ जो होता है वह जल के अभाव में होता है। किसके कारण होता है, जल के अभाव में होता है बच्चों। जब भी कृषि सुखाड़ होगा वह जल के अभाव में ही होता है। कृषि सुखाड़ भी जो है यह एक जो है प्राकृतिक आपदा ही है जो ऊपर वाले के देन है। वर्षा जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो कृषि में सुखाड़ आ जाता है और जिसके कारण जो है फसल जो नष्ट हो जाते हैं। तो आपने समझ लिया कि कृषि सुखाड़ होता है वह किसके कारण होता है, जल के अभाव में। ठीक है बच्चों, अब हम जो है इससे आगे के क्वेश्चन पर बातें करते हैं। यह क्वेश्चन जो है 16 है, भारत में रेल परिवहन का विकास हुआ। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए। भारत में रेल परिवहन का विकास हुआ
1853 ईस्वी में, बी है 1855 ईस्वी में, और सी है 1857 ईस्वी में, और डी है 1885 ईस्वी में। तो बच्चों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही जो ऑप्शन होगा वह 1853 ईस्वी में। भारत में रेल परिवहन का विकास कब हुआ बच्चों? 1853 ईस्वी में हुआ। इसका सही ऑप्शन जो है ये है। आप जानते हैं कि भारत में जो है सबसे पहले रेल परिवहन का विकास ब्रिटिश काल में 1813 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में हुआ, जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रशासनिक सुविधा के लिए किया था। यहाँ से वहाँ तक आया यातायात के सुविधा के लिए जो है उन्होंने रेल लाइन को बिछाया था। तो भारत में रेल परिवहन का विकास कब हुआ? 1853 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर जो है 17 है। बिहार में रेल मार्ग का विकास हुआ। यह क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में रेल मार्ग का विकास हुआ। ए है 1850 ईस्वी में, बी है 1855 ईस्वी में, और सी है 1860 ईस्वी में, और डी है 1905 ईस्वी में। तो समझ लिया बच्चों कि बिहार में रेल मार्ग का विकास कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन होगा 1860 ईस्वी में। बिहार में जो है रेल परिवहन का विकास कब हुआ, रेल मार्ग का विकास कब हुआ? वह 1860 ईस्वी में। आप यह भी जान लीजिए बिहार में जो है रेल मार्ग का विकास सबसे पहले ब्रिटिश काल में 1860 ईस्वी में हुआ, जो गंगा के किनारे होते हुए कोलकाता तक जो है रेल लाइन बिछाई गई थी। ये रेल लाइन बिछाने का मुख्य रूप से काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। समझ लिया बच्चों? तो बिहार में रेल मार्ग का विकास कब हुआ? 1860 ईस्वी में। यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? क्या क्वेश्चन है? भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में यानी जोन में बांटा गया है? ए है 15, बी है 16, और सी है 18, और डी है 20। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? जरा बताइए कि भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? भारतीय रेलवे को जो है 16 जोन में बांटा है। कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 6। इसका सही ऑप्शन जो है आपका बी है। हाँ, आप यह भी जान लीजिए भारतीय रेलवे को जो है 16 जोन में बांटा गया है, और भारत का सबसे बड़ा जो है रेलवे जोन जो है वह जो है क्या है? उत्तर रेलवे है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय आप जानते हैं कहाँ है? तो नई दिल्ली है। इसके बाद पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वह कोलकाता है। और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई है। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? वह चेन्नई है। तो समझ लिया कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? तो वह है आपका उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। समझ लिया? तो भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका सही ऑप्शन बी हुआ 16 जोन में इसको बांटा गया है बच्चों। यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन जो है 19 है। इस पर हम बातें कर रहे हैं भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। क्या अभी मैंने फौरन बताया कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है? ए है उत्तर रेलवे, बी है पूर्व रेलवे, और सी है पश्चिम रेलवे, और डी है दक्षिण रेलवे। तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है भाई? कौन है बच्चों? तो उसका जो है सही ऑप्शन ए होगा उत्तर रेलवे। कौन है? उत्तर रेलवे। तो अभी मैंने बताया कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यह उत्तर रेलवे है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। यह पूर्व रेलवे है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यह कोलकाता है। अब पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह आपका मुंबई है। और डी जो है आपका दक्षिण रेलवे दिया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई है। तो आपने समझ लिया कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है वह उत्तर रेलवे है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप पहले क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक बार नहीं हो, 2 बार 3 बार उसको पहले आप अच्छी तरह क्वेश्चन को पढ़िए। 4 ऑप्शन है उसको भी अच्छी तरह समझ लीजिए। इसके बाद ही उसका आंसर को खोजने की कोशिश कीजिए। तो हमको यकीनन ऐसा लगता है कि आप पल भर में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अभी मैंने बताया है बच्चों कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है?
ए है कोलकाता, बी है नई दिल्ली, और सी है मुंबई, और डी है चेन्नई। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? तो नई दिल्ली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? क्या क्वेश्चन है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ए है कोलकाता, बी है मुंबई, सी है दिल्ली, और डी है चेन्नई। तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है आपका कोलकाता है। कहाँ है बच्चों? तो कोलकाता। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं बिहार में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? वह है हाजीपुर है। कहाँ पे है? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार में कहाँ है? तो हाजीपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय डाक को कितने भागों में बांटा गया है? क्या क्वेश्चन है? भारतीय डाक को कितने भागों में बांटा गया है? ए है 5, बी है 6, सी है 7, और डी है 8। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, जरा बताइए कि भारतीय डाक को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारतीय डाक को कितने भागों में बांटा गया बच्चों? तो 8 भागों में। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है आपका डी है। भारतीय डाक को 8 जो है क्षेत्रों में यानी भागों में बांटा गया है। तो आपने समझ लिया। और यह भी समझ लीजिए भारतीय डाक में कुल जो है 6 अंक होते हैं। कितने होते हैं भाई? 6 अंक होते हैं। इन 6 अंकों में जो है पहला जो अंक होता है वह जॉन के लिए होता है। किसके लिए होता है पहला अंक? तो जॉन के लिए होता है। इसके बाद का जो 2 अंक है वह जो है किसके लिए निर्धारित किए गए हैं? वह उप जॉन के लिए निर्धारित किया गया है। और अंतिम जो 3 अंक है वह गंतव्य डाकघर के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो पिन कोड के नाम से जाना जाता है। तो समझ लिया बच्चों कि भारतीय डाक में कुल अंकों की संख्या कितना है? तो 6 है। समझ लिया। भारतीय डाक को कितने भागों में बांटा गया है? अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे तो 8 भागों में बांटा गया है। अच्छा, यह भी आपको बताना है अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि बिहार और झारखंड का जो है वह जो है पिन कोड संख्या क्या है? तो इसका जो है पिन कोड संख्या जो है 8 है। समझ लिया बच्चों। तो भारतीय डाक को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया है। तो समझ लिया, इसका सही ऑप्शन आपका डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। डाकघर के पिन कोड में कुल कितने अंक शामिल है? क्या क्वेश्चन है? डाकघर के पिन कोड में कुल कितने अंक शामिल है? 4, बी है 5, सी है 6, और डी है 8। तो मैंने अभी थोड़ा बताया कि डाकघर के पिन कोड में कुल 6 अंक शामिल है। कितने अंक शामिल है? 6। ये सही ऑप्शन इसका जो सी है बच्चों। भारतीय जो डाकघर के पिन कोड में कितने अंक शामिल है? 6 अंक शामिल है। अभी मैंने बताया जिसका शुरू अंक जो होता है वह जॉन के लिए होता है। इसके बाद के 2 अंक जो होते हैं अभी मैंने बताया वह उप जॉन के लिए है। और अंतिम जो 3 अंक होते हैं वह जो है गंतव्य डाकघर के लिए होता है, जो पिन कोड के नाम से जाना जाता है। बिहार और झारखंड का जो है कितना जो है पिन कोड संख्या है? वह 8 है। तो समझ लिया बच्चों। अब हम जो है इसे आगे के क्वेश्चन पर बातें करेंगे। तो बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर जो है 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? क्या क्वेश्चन है? इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? ए है गुजरात, बी है गोवा, सी है तमिलनाडु, और डी है कर्नाटक। फिर एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए। इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? ए है गुजरात, बी है गोवा, सी है तमिलनाडु, और डी है कर्नाटक। तो इसका सही बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका सही जो आंसर होगा वह इन्नौर पतन जो है तमिलनाडु में है। इसका सही ऑप्शन जो है सी है तमिलनाडु। तो बच्चों आप ये जान लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा जो है बंदरगाह जो है वह मुंबई है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई है। और ये इन्नौर पतन जो है वह कहाँ स्थित है? वह तमिलनाडु में। तो समझ लिया, इसका सही ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 25 है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है? क्या क्वेश्चन है? भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा?
तो ए है रेड क्लिफ लाइन, बी है मैकमोहन लाइन, सी है ग्रीनविच लाइन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम है, क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है मैकमोहन लाइन। क्या नाम है? मैकमोहन लाइन। यह सही ऑप्शन जो है आपका बी है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन है। यह आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा का नाम है। क्या क्वेश्चन है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा का नाम है। ए है ग्रीनविच लाइन, बी है मैकमोहन लाइन और सी है रेड क्लिफ लाइन और डी है इनमें से कोई नहीं। हाँ, फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा का नाम क्या है? तो ए है ग्रीनविच लाइन, बी है मैकमोहन लाइन, सी है रेड क्लिफ लाइन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा बच्चों? इसका सही ऑप्शन जो होगा वह जो है रेड क्लिफ लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो वह है आपका रेड क्लिफ लाइन। समझ लिया बच्चों? यह भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा का नाम क्या है? तो वह रेड क्लिफ लाइन है। इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? तो सी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। क्या कह रहा है कि भारत में कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। ए है माउंट एवरेस्ट, बी है K2, सी है कंचनजंगा और डी है नंगा पर्वत। तो बच्चों बताइए इसमें भारत का सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो है वह आपका जो है K2 है। तो सही ऑप्शन इसका बी हुआ। सही ऑप्शन क्या हुआ बच्चों? तो बी हुआ। तो आप यह भी जान लीजिए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो है वह आपका K2 है। भारत में अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है, तो तब क्या हो जाएगा? तो कंचनजंगा हो जाएगा। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है? तो क्या होगा उसका बच्चों? तो कंचनजंगा। अब भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर अगर कहे तो यह क्या होगा? तो K2 होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये K2 जो है वह अभी जो है पाकिस्तान में स्थित है, जो कि पाकिस्तान ने भारत से वह हिस्सा छीन लिया है। तो हो सकता है कि भविष्य में फिर हम उस क्षेत्र को अपने वापस कर सकता हूं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है? तो K2। अगर इस तरह पूछ दे कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है, तो वह होगा आपका कंचनजंगा। तो K2 की कुल ऊंचाई कितनी है? 8,511 मीटर है। कितना ऊंचाई है? K2 की जो कुल ऊंचाई है 8,511 मीटर है। जबकि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है? तो वह माउंट एवरेस्ट है, जिनकी कुल ऊंचाई कितना है? 8,850 मीटर ऊंचाई है। यह कहाँ स्थित है? ये नेपाल में है। तो बच्चों आप यह भी जान लिए कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है? तो माउंट एवरेस्ट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन है? तो यह आपका K2 हुआ। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? क्या क्वेश्चन है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ए है सिलचर, बी है चेरापूंजी और सी है मासिम राम और डी है गुवाहाटी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों? फिर एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? वह सबसे अधिक वर्षा जो होता है वह मासिम राम में होता है। यह जो है सही ऑप्शन जो इसका सी हुआ। यह कहाँ स्थित है? यह मेघालय में स्थित है। और आप जानते हैं इससे पहले भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ होती थी? चेरापूंजी, जो वह भी जो है मेघालय में स्थित है। और अभी जो है सबसे अधिक वर्षा विश्व में कहाँ होती है? वह मासिम राम में होती है। तो सही ऑप्शन कौन हुआ? सी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है बच्चों? एक बार फिर बताइए। तो मासिम राम। तो यह क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? क्या क्वेश्चन है कि भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? ए है 1984, बी है 1990
और सी है 1930 और डी है 2004। तो बच्चों बताइए कि भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव जो हुआ था वह कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ये 1984 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1984 ईस्वी में। आप जानते हैं कि भारत में ही जो है भोपाल स्थित है, जहां 1984 ईस्वी में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो है उसमें जो है यह गैस रिसाव हुआ था। ये गैस जो है क्या, उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। क्या उस गैस का क्या नाम था बच्चों? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। जो कीटनाशक फैक्ट्री था उस फैक्ट्री का क्या नाम था? तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। हाँ, यह घटना जो है 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी को मध्य रात्रि में यह घटना घटी है। तो इसमें कितने लोगों की जान गई? तो इनमें लगभग 1000 आदमी मारे गए और लगभग 10,000 लोग जो है अपंग हो गए। समझ गए बच्चों? तो क्या क्वेश्चन था? भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था? कब हुआ था बच्चों? तो 1984 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था? तो भोपाल में हुआ था। किस फैक्ट्री में हुआ था? तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो है कीटनाशक दवाई बनाता है उस फैक्ट्री में हुआ था। और जो गैस रिसाव हुआ था उस गैस का नाम क्या था बच्चों, जरा बताइए? उस गैस का नाम था आइसोसाइनाइड गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस उसका नाम था, वह रिसाव हुआ था। तो यह क्वेश्चन भी आपका बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्या कर रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए है 7वां, बी है 8वां और डी है सी है 9वां और डी है 5वां। फिर एक बार समझ लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों, तो ए होगा 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बच्चों? तो 7वां स्थान है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बच्चों ये भी जान लीजिए, विश्व के 7 बड़े जो देश हैं वह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है बच्चों? वह रूस है। सबसे बड़ा देश कौन है? तो रूस है। इसके बाद कनाडा है। इसके बाद कौन है? तो चीन है। अमेरिका है। इसके बाद कौन है? तो ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है और इसके बाद 7वां नंबर पर आपका कौन आता है? तो भारत आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? वह रूस है। और भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। और बच्चों यह भी जान लीजिए, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? वह चीन है। और भारत का स्थान जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। समझे बच्चों? अब हम जो है ये क्वेश्चन आपका हो गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह सही ऑप्शन ए हुआ, 7वां स्थान है। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। सार्क के कुल कितने देश सदस्य हैं? क्या क्वेश्चन है? सार्क के कुल कितने देश सदस्य हैं? तो ए है 5, बी है 6 और सी है 7 और डी है आपका 8। तो आप जानते हैं कि सार्क के कितने देश सदस्य हैं बच्चों? तो कुल 7 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 7। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हुआ। यह भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सार्क के कुल कितने देश सदस्य हैं बच्चों? तो कुल जो है आपका जो है 7 देश सदस्य है। इसका सही ऑप्शन सी हुआ। तो बच्चों आज के क्लास में जो हमने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कुल जो है 31 क्वेश्चन पर जो है विस्तार से हमने चर्चा की, जो परीक्षा की दृष्टि से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया इसको आप लोग जो है अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम में जो है आप जो है अच्छी तरह उसको हल कर सकते हैं। और यह भी आप समझ लीजिए, आज जो है यह जो है हम लोगों का सामाजिक विज्ञान का यह चौथा सेट था, जो अंतिम सेट था। समझा बच्चों? तो आज हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने जो है सॉल्व कर लिए, उस पर बातें विस्तार से कर लिए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम जो है हिस्ट्री के तहत जो है फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे।